आइए देखते हैं उन प्लेयरों को जो पिछले सीजन यानी कि 2025 में तो अच्छे रेट में गए थे, लेकिन 2016 में या तो अनसेल्ड रह गए या उनकी प्राइस गिर गई है। तो बात करें पहले तो डेवन कॉनवे को, तो सीएसके ने 2025 में उनको 6.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस बार वो अनसोल्ड रहे। इसके बाद है राहुल त्रिपाठी। इसको भी चेन्नई सुपर किंग ने 3.4 करोड़ में खरीदा था। और देखा जाए तो ये राहुल त्रिपाठी काफी सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन कोई दमदार प्रदर्शन नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ये दिनेश कार्तिक का टू कॉपी है। दिनेश कार्तिक को भी बहुत मौके मिले, लेकिन वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए। इस बार केकेआर ने 75 लाख में खरीदा है, पर मुझे नहीं लगता इनको ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलेगा। 2-4 मैच खेल ले तो बहुत होगा। इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर। इनको केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था, लेकिन इन्होंने भी अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं किया। तो केकेआर ने इस सीजन उनको रिमूव कर दिया और इनको आरसीबी ने 7 करोड़ में खरीदा है। बॉलिंग वाइज तो शायद बेंगलोर में उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ एज अ बैटिंग इम्पैक्ट डाल सकते, क्योंकि काफ़ी छोटा ग्राउंड है बेंगलोर का। तो हो सकता है इस बार जो 7 CR है इसको जस्टिस करे बेंगलोर के लिए। फिर बात करें अगर पथिराना की, तो इनको सीएसके ने सोचा था कि शायद वापस कम प्राइस में ले लेंगे, लेकिन केकेआर इनके पीछे पड़ गई और 18 करोड़ में खरीदा है। तो ये जस्टिस करते हैं अपने बॉलिंग के साथ। थोड़ा सा एक्शन की वजह से वाइट और नो बॉल ज़्यादा हो जाता है, और उस पर काम कर ले तो 18 करोड़ तो कोई प्राइस सही है इनके हिसाब से। पर फिटनेस इशू भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ केकेआर के लिए। हो सकता है शुरुआती मैचों में ना हो, उसके बाद ये टीम को ज्वाइन कर ले। जोश इंग्लिश को पंजाब किंग्स ने क्यों रिलीज किया वही बता सकते हैं। क्योंकि आप देखिए उनको रिलीज करने के बाद लखनऊ जॉइंट्स ने 8.6 करोड़ में उनको खरीद लिया। खैर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी पंजाब किंग्स के लिए जोश इंग्लिश ने, और बुमराह को तो काफी पिटाई भी लगाई थी। तो मेरे हिसाब से तो पंजाब किंग्स ने मिस्टेक कर दी है, बट ओवरऑल लखनऊ के लिए खेलेंगे और मुझे उम्मीद है अच्छा ही खेलेंगे। यहाँ पर सीएसके ने राजस्थान के साथ बहुत ही बढ़िया ट्रेड किया है, क्योंकि संजू सैमसन जिस जिस टच में है, और उसका फायदा इस सीजन में उनको मिल सकता है। उसके अलावा संजू की ओवरऑल पॉपुलैरिटी बहुत बहुत हाई है। नो डाउट जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग के लिए काफी सालों से मैचेस जिताए हैं, और एक बार तो 10 रन चाहिए था तो 2 गेंदों में मार के चैंपियन भी बनाया था। तो बट एज अ उनकी हालिया उम्र और फॉर्म को देखे तो सीएसके का अच्छा रहा, लेकिन सीएसके में जाने के बाद 4 करोड़ का राजस्थान की तरफ अब खेलेंगे रविंद्र जडेजा, जिससे उनका 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। खैर ये तो ऑन पेपर है, ऑफ द पेपर जडेजा ही जाने। फिर अगर डेविड मिलर की, तो जिस हिसाब से इनकी हाइप है, ये किसी टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। खैर अपने देश के लिए भी ये नहीं कर पाए, पर जिस हिसाब से उनका नाम है उस हिसाब से परफॉर्म वो दे नहीं पाते हैं। पिछली बार लखनऊ से सुपर जॉय ने इनको 7.6 करोड़ में खरीदा था। इस बार उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है 2 करोड़ में। मुझे तो नहीं लगता ये अपनी बेस्ट प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। दिल्ली तो वैसे भी नहीं जीती है, बट लगी रहती है, क्या पता इस सीजन जीत जाए और मिलर के लिए कम से कम एक तो ट्रॉफी आ जाए। अरे क्विंटन डिकॉक की तो ये एक अच्छा बैट्समैन है। 3.6 करोड़ कोई बेड नहीं है, जिस हिसाब से ये खेलते हैं अमाउंट जस्टिफाई है। पर इस सीजन इनको किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एमआई के लिए 1 करोड़ में खरीदेंगे। वानखड़े के पिच पर तो ये 7 मैच में से मेरे हिसाब से अगर रेगुलर ओपनिंग करते रहे तो 3 से 4 मैच ये खुद ही जिता देंगे, क्योंकि बल्लेबाज काफी बेहतरीन है ये। आकाशदीप को पिछली बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छा खासा अमाउंट दिया था 8 करोड़, लेकिन उसके मुताबिक वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, बीच में चोटिल भी रहे। ओवरऑल केकेआर ने 1 करोड़ लिया है, जो कि जस्टिफाई करता है। नीचे आके एक दो छक्के भी लगा सकते हैं, और बॉलिंग भी इनकी डिसेंट है। कोई इतना मतलब इफेक्टिव तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। बात करें अगर लाइम लिंगस्टन की, तो बेहतरीन हार्ड हिटर है, बट कंसिस्टेंट नहीं है इनमें। हाँ एक बॉलिंग बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली होती है। ओवरऑल ठीक है, सनराइजर ने खेला है तो वहाँ पर तो बैटिंग पिच होती है। अगर जिस दिन चल गए तो मेरे हिसाब से 2-3 मैच तो ये अपने दम पे टीम को जिता सकते हैं। एक अच्छा बाय है मेरे हिसाब से तो आरसीबी आरएसएच के लिए। अब अगर बात करें एंड्रिच नॉर्चे की, तो केकेआर ने इनको लगभग 6.5 करोड़ दिया था 2025 में, पर इनको भी चोट के इशू रहते ही है। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा है।
मेरे हिसाब से गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं। अगर रेगुलर खेले तो डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तिरंगा की बात करें तो इनको पिछली बार राजस्थान ने 5 करोड़ 25 लाख दिए थे, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। इस बार लखनऊ ने 2 करोड़ में खरीदा है। ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो अगर लखनऊ की पिच स्लो रही तो कुछ इफेक्टिव हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो चोटिल है, देखते हैं आने वाले मैचेस में खेल पाते हैं या नहीं। रचिन रविंद्र T20 बैटिंग तो नहीं है, वे टेस्ट और ओडीआई का मान सकते हैं कि अच्छा खेलेंगे, पर हाँ अगर बॉलिंग का यूज कर सकते हैं। बट केकेआर का जो ग्राउंड है वो तो बैटिंग फ्रेंडली रहता है, तो वहाँ भी इनका खासा यूज हो नहीं पाएगा। बट 2 करोड़ ठीक है प्राइस, देखते हैं क्या करते हो। रवि बिश्नोई को लखनऊ सुपर जॉय ने लगभग 11 करोड़ में खरीदा था। इस बार राजस्थान ने उनको 7.2 करोड़ दिया है। बॉलर ठीक है, कभी कभी दिन आपका अच्छा नहीं होता, सीजन खराब जा सकता है। ओवरऑल गेंदबाज ठीक है ये। राहुल चहर को पिछली बार 3.2 करोड़ में एसआरएच ने खरीदा था, लेकिन वो बैटिंग फ्रेंडली होते थे, इनकी उतनी आवश्यकता पड़ी नहीं। हाँ, चेन्नई में अगर चेपॉक में अगर स्पिन ट्रैक मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ये अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। प्राइस डिसेंट है। अभिनव मनोहर को काफ़ी सालों से एसआरएच खिला रही थी, रेगुलर मौके भी मिल रहे थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे उस हिसाब से। तो इस बार वो अनसोल्ड रह गए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि किसका प्राइस सही लगा आपको, या किसी को जो ओवर मिल गया है, या किसी को नहीं लेना। जो भी हो कमेंट करके अपनी राय को बताइए।